नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पादप में प्रकाश संश्लेषण, उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण। तो पिछले लेक्चर में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी शुरुआत के इसके चैप्टर की, और हम लोगों ने पढ़ा हम क्या जानते हैं, इसको पढ़ा हम लोगों ने। और हम लोगों ने पढ़ा अब तक के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके बारे में, जो आज तक एक्सपेरिमेंट हुए हैं प्रारंभिक प्रयोग, उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण संपन्न कहाँ होता है। ये हम लोग का टॉपिक उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर के तहत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा। अध्याय 8 में हम लोगों ने पढ़ा था हरित लवक, हरी पत्तियों में। अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही अगर हम आपसे पूछें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। हरी पत्तियों में मध्योतक में आपको मिल रहे हैं मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स में मिल रहे हैं आपको क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ये हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। तो हरी पत्तियों में कह लीजिए या क्लोरोप्लास्ट कह लीजिए, हमारा उत्तर ये जवाब सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हरी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती है, लेकिन ये पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। तो मुख्यतः हरी पत्तियों में हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट, उसके बारे में कोई भी शक व शुबा नहीं है, लेकिन साथ में पौधे के अन्य हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों का नाम बता सकते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? हाँ जी, तो कुछ एक जगह पे आप देखेंगे स्टेम मॉडिफाइड हो गया है या पिटियोल मॉडिफाइड हो गया है। ये काम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण तना और डंठल पत्ती का, तो स्टेम में भी हो सकता है, पिटियोल में भी हो सकता है प्रकाश संश्लेषण। आपने अपनी पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मीजोफिल सेल्स होती हैं। पढ़ा है हम लोगों ने, मीजोफिल सेल्स होती हैं, मध्योतक होता है। आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मीजोफिल सेल्स होती हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और मीजोफिल सेल्स में क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे कि वह इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। तो साधारणतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल की भित्ति के साथ एलाइन होता है, पंक्तिबद्ध होता है। तो ये मीजोफिल सेल की भित्ति, क्लोरोप्लास्ट ऐसे एलाइन है, क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे पड़ रही सूरज की किरणों को वो अवशोषित कर सके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कर सके। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट भित्ति स्तर के समानांतर, आपके हिसाब से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर पंक्तिबद्ध होते हैं? वह आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते होंगे? तो मानिए ये हमारा हरित लवक की कोशिका भित्ति, हरित लवक की क्लोरोप्लास्ट की ये मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट में, और ये हमारी मेसोफिल सेल की सेल वॉल। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन हो रहे हैं, उसके समानांतर तब होंगे जब सूर्य के प्रकाश की किरणों की तीव्रता कम है, और सूर्य के प्रकाश की किरणों की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो ये उसके समानांतर ना होके लंबित व्यवस्थित ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे ताकि कम सूरज की रोशनी इन पे पड़े। तो समानांतर तब ये व्यवस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति के समानांतर तब एलाइन होंगे, पंक्तिबद्ध होंगे जब सूरज की तीव्रता कम है, और सूरज की तीव्रता ज़्यादा है तो ये उसके लंबित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है
जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेले और स्ट्रोमा तरल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड 2 झिल्ली से आबद्ध रचना है, सेल का उपअंग है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग, डबल झिल्ली है और इसके अंदर आपको थाइलाक्वाइड्स सैक लाइक स्ट्रक्चर लिफाफे नुमा मिलते हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर अरेंज हो गए तो इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। इसको ये थाइलाक्वाइड है, जैसे सीमेंट की बोरियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दुकानदार रख देता है, ऐसे ही मानिए ये सीमेंट की बोरी, ये बोरी थाइलाक्वाइड लिफाफा एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ये जो बन गई है चट, ये जो एक बन गया ढेर, इस ढेर को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, झिल्ली तंत्र होता है। झिल्ली तंत्र किसका? थाइलाक्वाइड्स का, जिसमें ग्रेना, ये तो हो गए ग्रेना, थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो अरेंज है ये है ग्रेना, और इन ग्रेना को जोड़ने वाली पट्टिका स्ट्रोमा लैमेले, ये है स्ट्रोमा लैमेले। ये ग्रेना ए, ये ग्रेना बी जो स्ट्रोमा लैमेले की सहायता से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्लोरोप्लास्ट में झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेले और स्ट्रोमा तरल, और यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइड है, स्ट्रोमा तरल है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो प्रकाश की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेम्ब्रेन सिस्टम एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी एवं एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है। तो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कौन कर रहा है? मेम्ब्रेन सिस्टम, झिल्ली तंत्र, और उससे ग्रहण करके क्या कर रहा है? एटीपी बना रहा है और एनएडीपीएच बना रहा है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में भाई ये हमारा क्लोरोप्लास्ट में थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज, जिससे बन रहा है स्ट्रोमा। थाइलाक्वाइड आपस में जुड़े स्ट्रोमा लैमेले से, और यहाँ पे तरल पदार्थ है, स्ट्रोमा तरल है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी। जो शर्करा का संश्लेषण करता है और शुगर बनती है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, बाद में यही शुगर स्टार्च में परिवर्तित कर दी जाती है। तो बाद में जो शुगर बनी स्टार्च में परिवर्तित कर दी जाती है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। हम लोगों ने बोला कि क्या हो रहा भैया, लाइट एब्जॉर्ब करी जा रही है और लाइट एब्जॉर्ब करके क्या बनाया जा रहा है? एटीपी और एनएडीपीएच, और दूसरी तरफ इनका इस्तेमाल करके ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो पहली वाली प्रतिक्रिया जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और लाइट एनर्जी की इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाया जा रहा, उस प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। इसको प्रकाश अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह पूरी तरह से प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, और दूसरी प्रतिक्रिया ग्लूकोज बनने की प्रतिक्रिया जो है ये प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बने उत्पाद की उपलब्धता पे आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया ग्लूकोज बनने की प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एटीपी तथा एनएडीपीएच की उपस्थिति एनएडीपीएच के बनने पर निर्भर होती है, जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है। और ये प्रक्रिया एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाती है। ये प्रतिक्रिया अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ये अंधेरे में ही होगी, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एटीपी और एनएडीपीएच होने चाहिए। तो अंधेरे में भी हो सकती है और प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। विस्तृत अध्ययन इसका आगे के चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों को पढ़ेंगे, प्रकाश अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, अप्रकाशीय अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। तो जो अभी का टॉपिक था कहाँ संपन्न होता प्रकाश संश्लेषण, वो हम लोगों ने पढ़ा कहाँ संपन्न होता है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कितने तरह के वर्णक, रंग तत्व वर्णक भाग लेते हैं? चौथा हम लोग की हेडिंग आ रही, कितने तरह के वर्णक भाग लेते हैं।
ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ये हम लोगों ने जाना। हम क्या जानते हैं अभी तक? प्रारंभिक रिएक्शंस जाने, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ये जाना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में कितने तरह के वर्णक होते हैं। ठीक है जी, हम क्या जानते हैं पहले इस चैप्टर की हमारी, कि हम क्या जानते हैं। उसके बाद आपके प्रारंभिक शुरू में हुए रिएक्शंस के बारे में जाना, और शुरू के हुए एक्सपेरिमेंट्स, प्रारंभिक अध्ययन के बारे में जाना। उसके बाद ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होती है इसकी बात करी। प्रकाश संश्लेषण संपन्न कहाँ होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। यदि आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है। पौधे में देखेंगे तो आपको पत्ती जो है बिल्कुल एक ही कलर की, हरा ही पूरा, लाल में लाल जिद देखूँ मैं लाल, ऐसा नहीं है कि पूरी एक ही हरे रंग में होगी। तो कम हरा, गाढ़ा हरा, भूरा हरा, पीला हरा, इस तरह से आपको पत्ती का रंग अलग अलग रंग देखने को, हरे के डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग रंग आ रहे हैं, अलग अलग रंग तत्वों की वजह से आ रहे हैं। ये रंग तत्व कितनी तरह के हैं, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग ले रहे हैं, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये वाली पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज वर्णलेखिकी का इस्तेमाल करके हम लोग पौधे में मौजूद विभिन्न रंग तत्व के बारे में जान सकते हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से आपका MCQ बनता है कि if you want to know the different type of pigments taking part in photosynthesis in plant, you have to perform पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आप जानना चाहें कि पादप में कितने विभिन्न तरह के रंग तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपादित करते हैं या भाग लेते हैं, तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमको करना पड़ेगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज वर्णलेखिकी। ठीक, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए। क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णक है। तो जो अलग अलग शेड की आपको पत्तियां, हल्की हरी, हल्की गाढ़ी हरी, पीली हरी, हल्का सा ब्राउनिश जो आपको देखने को मिल रहा है, कि एक ही पिगमेंट नहीं है। होली का रंग जैसे आता है कि काला पीला नीला, कि एक ही रंग हो हरा और आपने मुंह पोत दिया किसी का, एक ही रंग नहीं है, एक ही वर्णक नहीं है बल्कि 4 वर्णक है। क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड्स हैं। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्लोरोफिल A पेपर क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा, तो आपका ब्लूइश ग्रीन, और चमकीले के लिए कह लीजिए टर्म यूज़ कर लीजिए ब्राइट ग्रीन। तो ब्राइट ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल A कैसा दिखाई देगा, ब्लूइश ग्रीन और ब्राइट ग्रीन। क्लोरोफिल B पीला हरा, येलोइश ग्रीन, क्लोरोफिल B की वजह से पीला हरा रंग। ज़ैंथोफिल पीला तथा कैरोटीनॉइड नारंगी पीले से नारंगी पीला, पीला से नारंगी पीले का शेड कैरोटीनॉइड की वजह से आएगा। ठीक, तो ये आपके 4 रंग तत्व, और उन रंग तत्व की वजह से जो कलरेशन, जो कलर आ रहा है वो ये आएगा। क्लोरोफिल A की वजह से चमकीला हरा या नीला हरा, क्लोरोफिल B की वजह से पीला हरा, ज़ैंथोफिल की वजह से पीला, और कैरोटीनॉइड की वजह से पीले से नारंगी पीला। आइए अब देखें प्रकाश संश्लेषण में इन वर्णकों की भूमिका क्या है। तो रंग तत्व, वर्णक व पिगमेंट्स व पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो वर्णक हैं क्या, वर्णक व पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विभिन्न विशिष्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल A लिख लीजिए आप अपनी बुक में किनारे। क्लोरोफिल A इज द हाईएस्ट, द पिगमेंट प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट। विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है, मैक्सिमम अमाउंट में कौन है, क्लोरोफिल A।
आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। अब हम ये देखें कि क्लोरोफिल ए विभिन्न प्रकाश तरंग दैर्ध्यों में किन तरंग दैर्ध्यों का कितना अवशोषण प्रकाश अवशोषण करता है, इसका अध्ययन करें। आप स्पष्टता प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्यता विबगोर से परिचित हैं। आप जानते हैं प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्यता विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ के बारे में आप जानते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है ये हमारी आंखों को दिखाई देती है। तो सूरज की किरणें जो धरती पे आ रही हैं उन किरणों में केवल उन किरणों को हम लोग देख पाते हैं जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दायरे में होती हैं। तो प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कि तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर। और विबग्योर से आप परिचित हैं कि भाई ये जो है तो यही विजिबल स्पेक्ट्रम जब आप प्रकाश की किरणों को निकालेंगे प्रिज्म से तो ये अलग अलग घटकों में बट जाता है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 400 से लेके 700 तक आपको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं। अतः प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्यता तथा विबग्योर से परिचित है। ठीक है जी। चित्र 13.3 अ को देख के आप बता सकते हैं किस तरंग दैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा। क्या ये किसी अन्य तरंग दैर्ध्यता पे कोई अवशोषण चोटी दिखाते हैं? यदि हाँ तो कौन से? चित्र 13.3 को हम लोग देखते हैं और उसको देख के बताते हैं कि क्लोरोफिल ए किस कलर की लाइट को या किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज़्यादा अवशोषित कर रहा है, और क्या ये किसी अन्य तरंग दैर्ध्य पर कोई और अवशोषण पीक कि केवल एक ही तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है कि 2-3 तरह की। चित्र 13.A। तो देखिए क्लोरोफिल ए, यहाँ से आप चालू होइए, क्लोरोफिल ए पे आइए 400 से 700। तो क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है जी, इसको समझिए। हाँ जी, तो क्लोरोफिल ए किस रंग की तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा अवशोषित कर रहा है? स्पष्ट है कि ब्लू कलर में एक तो पीक आ रही है और एक रेड कलर में आ रही है। ये देखिए 400 से 700, ये है क्लोरोफिल ए का, ये क्लोरोफिल ए का। तो एक पीक तो आपकी ब्लू कलर के वेवलेंथ में आ रही है और एक पीक आपकी रेड कलर के। उसने ये पूछा कि ये भैया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इसका आप अध्ययन करिए, ठीक, और अध्ययन करके ये बताइए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब हम लोग देखते हैं अवशोषित वर्णक्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अवशोषित वर्णक्रम। तो ये अवशोषित वर्णक्रम बेसिकली है क्या? अवशोषित वर्णक्रम, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अवशोषित वर्णक्रम है क्या? तो किसी भी रंग तत्व द्वारा अगर ग्राफ द्वारा हम ये दर्शाएं कि कौन सा रंग तत्व किस वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य की तरंगों को अवशोषित करता है, उसका अगर हम ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन दें तो वो अवशोषित वर्णक्रम कहलाता है, ठीक है। अवशोषित वर्णक्रम है क्या? अवशोषित वर्णक्रम ग्राफ के द्वारा इस चीज़ का सांकृतिक प्रदर्शन है जिसमें हम दिखाते हैं कि कोई वर्णक किस तरंग दैर्ध्य की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अवशोषित वर्णक्रम का जब हम इस स्पेक्ट्रम का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए
एक तो पीक दिखा रहा है ब्लू कलर में, ब्लू कलर की वेवलेंथ के लिए, और एक पीक दिखा रहा है रेड कलर की। तो वेव क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू कलर की वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा, और उसके बाद रेड कलर की वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा। ये कहलाएगा अवशोषित वर्णक्रम। और अगर यही प्रेजेंटेशन, यही प्रदर्शन हम क्लोरोफिल बी के बारे में दें, तो क्लोरोफिल बी भी लगभग इसी तरह से कि ब्लूइश वाली रेंज में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद रेड वाली रेंज में। ठीक है, इसी तरह से कैरोटिनॉइड्स का अगर हम प्रदर्शन देखें, तो कैरोटिनॉइड्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है कि कैरोटिनॉइड्स किस कलर की वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही वर्णक जो आपको पत्ती में मिल रहे हैं, रंग तत्व मिल रहे हैं, अगर हम उनका किसी भी वर्णक का किस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, किस हद तक, कम या ज़्यादा किस हद तक, अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, तो ये कहलाएगा आपका अवशोषित वर्णक्रम। तो अवशोषित वर्णक्रम का अध्ययन करने पे आपको पता लग रहा है कि क्लोरोफिल ए 2 चोटी दिखा रहा है, एक चोटी नीले रंग की वेवलेंथ के लिए और एक चोटी रेड लेंथ की वेवलेंथ के लिए। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए आगे चलें। तो चित्र यहाँ पे थी बात, यहाँ से हम लोग पीछे गए थे। चित्र 13.3a को देख के क्या आप बता सकते हैं किस तरंग दैर्ध्य पर क्लोरोफिल अधिकतम अवशोषण करेगा? भैया तरंग दैर्ध्य लगभग 440 पे, 430 440, जो कि ब्लू कलर के लिए, नीले रंग के लिए है, उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन पीक दिखाई दे रही। क्या यह किसी अन्य तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण दिखा रहा? लगभग 700 पे दिखा रहा, जो आपकी लाल कलर की वेवलेंथ के लिए है। ये वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य लाल रंग की कलर के लिए, लाल रंग के किरणों के लिए है। यदि आप चित्र 13.3 ब को देखें, जिसमें उन तरंग दैर्ध्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप अधिकतम प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये चित्र 13.3 ए दिखा रहा था अवशोषित वर्णक्रम, और 13.3 ब दिखाएगा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन स्पेक्ट्रम। अवशोषित वर्णक्रम, और ये दिखा रहा है आपको एक्शन स्पेक्ट्रम। कहाँ पे, किस कलर की वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर है, ये अवशोषित करने की क्षमता, और ये किस कलर की वेवलेंथ में मैक्सिमम है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर। तो ये 13.3 है आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम, और 13.3 ब है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। तो 13.3 ब को देखें, उसमें उन तरंग दैर्ध्यों को दिखाया गया जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है? क्लोरोफिल ए हमने अभी आपको लिखा कहाँ पे अवशोषण करता है, लाल और नीले रंग क्षेत्र में। उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम है। तो भैया जिस क्षेत्र की लाइट का, जिस वेवलेंथ की लाइट का, जिस कलर की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, उसी में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट, क्योंकि प्रकाश की एनर्जी चाहिए। तो प्रकाश की किरणों का, जिस कलर की प्रकाश की किरणें, जिस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की किरणों को सबसे ज़्यादा अवशोषित कर रहा, उसी में, उसी तरंग दैर्ध्य वाले, उसी किरणों के क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर मिलेगी। सीधी सी बात है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए एक प्रमुख वर्णक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन चित्र 13.3 स को देखने पे क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम और प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच परस्पर पूर्णता व्यापन है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, एक तो हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारा 13.3, दूसरा हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम, जिसको कि हम बोल रहे हैं क्रियात्मक स्पेक्ट्रम। इसको देखिए, समझिए क्या बात कह रहा। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपने देखा
कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है किस वेवलेंथ की, लाल और नीली। दूसरा है आपका क्रियात्मक वर्णक्रम, एक था एब्जॉर्प्शन अवशोषित स्पेक्ट्रम, और एक है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम क्रियात्मक वर्णक्रम, कि किस कलर की वेवलेंथ में प्रकाश संश्लेषण की दर मैक्सिमम है, ये उसके लिए। जब हम ग्राफ के द्वारा ये प्रदर्शित करें कि किस कलर 400 से लेके 470 तक, 400 से लेके 700 तक, कि किस कलर की वेवलेंथ में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा है, तो नीले और लाल में सबसे ज़्यादा है। और इसी का सबसे ज़्यादा अवशोषण क्लोरोफिल ए कर रहा था। इसका मतलब है क्लोरोफिल ए आपका चीफ पिगमेंट है, मतलब प्रमुख जो वर्णक जो फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा है। अरे समझो बात कि अगर हम एक ये बना दें ग्राफ कि विराट कोहली के रन रेट किस ओवर में सबसे ज़्यादा था, तो 10वें ओवर में सबसे ज़्यादा था और 50वें ओवर में सबसे ज़्यादा था। और इंडिया का, ये तो विराट कोहली का हुआ, और इंडिया का रन रेट हम दिखाएं तो इंडिया का रन रेट मानिए इस तरह से आया। तो विराट कोहली और इंडिया का जो रन रेट हमने रिप्रेजेंटेशन दिया वो एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल ये सब भी तो खेल रहे हैं। वो बिल्कुल ही इसकी कॉपी नहीं हो जाएगा कि ठीक इंडिया का रन रेट विराट कोहली के रन रेट के ऊपर ओवरलैप कर जाए, क्योंकि विराट कोहली अकेला नहीं रन बना रहा, इंडिया के लिए रन और भी बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उस पर परिलक्षित नहीं होगा, बिल्कुल उस पर ओवरलैप नहीं करेगा। एक्शन स्पेक्ट्रम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर एक्शन स्पेक्ट्रम कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करता, क्योंकि केवल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा प्रकाश संश्लेषण में, और भी रंग तत्व हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए कभी भी एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, लेकिन इससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि मेन जो उसमें रोल है वो क्लोरोफिल ए का है, क्योंकि लगभग उससे ओवरलैप तो नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पे जिस कलर की वेवलेंथ में क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसी कलर की वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा। तो मुख्य योगदान इसी का है, ये बात समझ में आती है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अवशोषित वर्णक्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम क्रियात्मक वर्णक्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको ये प्रदर्शित करता है कि कोई रंग तत्व किस कलर की वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन किस लेवल तक, मतलब मैक्सिमम कहाँ है, किस तरह से कर रहा, कि नीले का ज़्यादा कर रहा, कि लाल का, कि हरे का, कि पीले का, ये बात आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पता लग जाएगी। और क्रियात्मक स्पेक्ट्रम वो जब आप ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब आप उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाता है क्रियात्मक स्पेक्ट्रम। आइए, तो यहाँ पे था मैं कह रहा था 13.3 देखने पे क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम और प्रकाश इस संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णता परस्पर व्यापन है। पूर्णता परस्पर ओवरलैपिंग नहीं है, हाँ उस पर आधारित है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन पूर्णता परस्पर व्यापन नहीं है। यह ग्राफ एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले व लाल क्षेत्र में संपन्न होती है। तो ये देखने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ में हो रही है, नीले रंग और लाल रंग में, तथा कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अंतरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होता है, और कुछ फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम की अलग तरंग दैर्ध्यों पे और तरंग दैर्ध्यों पे भी संपन्न होता है। आइए देखें कि ये कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का चीफ पिगमेंट है, मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थाइलाकॉइड में वर्णक, लेकिन थाइलाकॉइड में केवल क्लोरोफिल ए नहीं है और भी है। तो क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने क्या देखा, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड है, यही तो देखा था। तो क्लोरोफिल ए की वजह से कलर क्या आ रहा था, ब्राइट ग्रीन आ रहा था, चमकीला हरा, या आपका ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी की वजह से येलोइश ग्रीन, ज़ैंथोफिल की वजह से येलो, और कैरोटीनॉइड की वजह से येलो टू येलो ऑरेंज।
ठीक ठीक। फिर भी अनथाइलाकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीन जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं होते हैं। तो थाइलाकॉइड में थाइलाकॉइड क्या है, सैक लाइक लिफाफे नुमा स्ट्रक्चर, झिल्ली जो उसकी मेम्ब्रेन सिस्टम बनाने किसमें है, क्लोरोप्लास्ट में। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ही है ये वर्णक। तो थाइलाकॉइड में वर्णक केवल क्लोरोफिल ए रही है, क्लोरोफिल बी भी है, ज़ैंथोफिल भी है, कैरोटीनॉइड भी, जिन्हें ऐसे सारी पिगमेंट सहायक वर्णक। तो पिक्चर का मेन हीरो कौन, शाहरुख खान भाई साहब अपने, लेकिन साइड हीरो कौन, साइड हीरो साथ में आपके शाहिद कपूर भी हैं और हमारे और भी बहुत सारे साइड हीरो हो सकते हैं। तो सहायक वर्णक में आपके मेन है क्लोरोफिल ए और सहायक में आपके हो जाएंगे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और साथ में कैरोटीनॉइड। सहायक वर्णक होते हैं, यह प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये भी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व करके ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, क्लोरोफिल ए में। वास्तव में यह वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य का क्षेत्र बढ़ाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी तरंगदैर्ध्य का क्षेत्र, क्योंकि भैया जिन ओवर में रन धोनी नहीं बना पा रहा उन ओवर में रन शार्दुल ठाकुर ने या रैना ने बना दिए। तो अगर क्लोरोफिल ए लाल और नीले को ही एब्जॉर्व कर रहा तो बाकी का विप और ब्लू के बाद हमारा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमें उसका भी तो इस्तेमाल करना है। तो ये सहायक रंग तत्व दूसरे प्रकाश तरंगदैर्ध्यों का यूज़ कर लेते हैं और एनर्जी को अब्जॉर्व करके ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में। वास्तव में ये वर्णक तो इनका पूछा जाता है, रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्यों का क्षेत्र बढ़ाते हैं। पहला काम, प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली तरंगदैर्ध्य का क्षेत्र बढ़ा दिया और ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो ये दो काम करते हैं, तरंगदैर्ध्य का क्षेत्र बढ़ा दिया और फोटो ऑक्सीडेशन से बचा लिया कि फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए हमारा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके अब ये वाला लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में आपसे लाइट रिएक्शन के लिए मिलता हूँ, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे आके मैं ब्रेक लेता हूँ, इतना पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।